नमस्कार मित्रों, आप सब कैसे हैं। मैं पुनः आप सबके सामने व्याकरण का एक चैप्टर लेकर के आया हूँ। ठीक, आइए देखते हैं आज कौन सा दिनांक है। 2 मई 2023। ठीक, हम लोग को क्या पढ़ना है, विषय क्या है, हिंदी। उप विषय क्या है, उप विषय क्या है, व्याकरण। ठीक, तो हम आप सबके सामने आए हैं, कुछ बोल रहे हैं, अपने विचारों को आप तक पहुंचा रहे हैं, आप लोगों के विचारों को हम समझ रहे हैं। तो हमारे और आपके बीच जो भाव विचारों की अभिव्यक्ति हो रही है, किसके माध्यम से हो रही है, भाषा के। ठीक, भाव एवं विचारों के अभिव्यक्ति का जो माध्यम है उसको क्या कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भाषा। ठीक, तो क्या आप बता सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई, भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई क्या है, ध्वनि या वर्ण। क्या है, ध्वनि या वर्ण। बिल्कुल सही। तो ध्वनि या वर्ण, जैसे ध्वनि और वर्ण कैसे, तो जैसे यहाँ पे ध्वनि है क, धन अ, धन म, धन अ, धन ल, धन अ। ठीक, तो अगर हम इन ध्वनियों को मिलाएं आपस में, जैसे 2 + 2 बराबर क्या होता है, 4। तो ये तो गणितीय भाषा हो गई। लेकिन उसी तरीके से हम यहाँ क, धन अ, धन म, धन अ, धन ल, धन अ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, क म ल, क्या बना, कमल बना। ठीक, तो वर्णों का ये व्यवस्थित रूप है, सही तरीके से मिलाया गया है। जो मिलाने के बाद भी यहाँ पे कोई अर्थ निकल रहा है। कमल का मतलब क्या हुआ, अर्थात एक पुष्प, या जो है एक पुष्प, इसका अर्थ हो रहा है। और भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, कमल है। क्या है, कमल है। ठीक, अगर हम इसी को इस शब्द में आए वर्ण का इधर उधर कर दें, वर्णों को, जैसे हम इसको कर दें ल, धन म, धन क, तो ये क्या बनेगा, लमक। तो क्या लमक कोई स्वतंत्र कोई सार्थक शब्द है, इसका कोई सही अर्थ निकल रहा है, नहीं। जब इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है तो इसको हम शब्द नहीं कह सकते। लेकिन कमल को हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे, क्योंकि यह जो है वर्णों के मेल से बना है और इसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है, इसलिए यह क्या है, शब्द है। और जो है ये लमक जो बना, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो यह शब्द नहीं है। ठीक, तो इतना क्लियर हुआ, शब्द समझ में आया क्या है। अक्षरों के मेल से, वर्णों के मेल से क्या बनते हैं, शब्द। लेकिन उसमें शर्त क्या है, उसके अर्थ जो है निकलने चाहिए, उसका सार्थक कोई अर्थ होना चाहिए। ठीक, तो हम लोग को क्या जानना है, शब्द जानना है। और शब्द का परिभाषा भी हम लोग एक तरह से समझ गए कि शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के मेल से क्या बनता है,
शब्द, लेकिन उसमें शर्त यह है कि उसका सही अर्थ निकलना चाहिए। तो आइए एक शब्द की परिभाषा देखते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार क्या है? यह भाषा के बहुत ही बड़े विद्वान हैं और इनके द्वारा जो है भाषा विज्ञान की किताब भी लिखी गई है जो बहुत ही चर्चित है। ठीक, तो भोलानाथ तिवारी जी कहते हैं कि शब्द अर्थ के स्तर पर क्या है? शब्द अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुतम स्वतंत्र इकाई है। शब्द क्या है? शब्द अर्थ के स्तर पर, शब्द अर्थ के स्तर पर भाषा की स्वतंत्र 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 शब्द अर्थ के स्तर पर शब्द अर्थ के स्तर पर भाषा की क्या? भाषा की स्वतंत्र, भाषा की स्वतंत्र इकाई है। क्या है? इकाई है। शब्द अर्थ के स्तर पर भाषा की स्वतंत्र इकाई है। समझना है, इस परिभाषा को समझिए। क्यों कहा जा रहा है स्वतंत्र इकाई? शब्द जो है भाषा के स्तर पर स्वतंत्र है। ठीक, जैसे हम लिख दिए राम, घोड़ा, नहर, कलम, तो यह सब क्या है? ये स्वतंत्र है, इनके कोई ना कोई अर्थ हैं। राम, घोड़ा, नहर, कलम। लेकिन अगर इन्हीं शब्दों को हम वाक्य में प्रयोग कर दें तो क्या वह शब्द कहे जाएंगे? देखिए, जैसे हम कह दिए कि राम एक अच्छा लड़का है। तो जब ये राम शब्द है यहाँ शब्द में प्रयोग हो गया, क्या? वाक्य में प्रयोग हो गया। जब वाक्य में प्रयोग हो गया राम, तो अगर कहा जाए कि यहाँ राम क्या है, तो यहाँ पर राम क्या हो गया? एक पद बन गया। क्या बन गया? पद। और यहाँ पे क्या है? शब्द है। तो पद क्या है ये भी समझ लेना है। शब्द और पद में हल्का सा अंतर है। पद जो है जब व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य में प्रयोग होने की क्षमता, कोई भी शब्द जब व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य में प्रयोग होने की क्षमता हासिल कर लेता है, उसके योग्यता हासिल कर लेता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पद कहेंगे। जैसे यहाँ पे तो राम शब्द है, लेकिन इस वाक्य में जब प्रयोग हो गया, ये व्याकरणिक दृष्टि से इसमें योग्यता आ गई और वाक्य में प्रयोग होने की, तो ये क्या कहा जाएगा? पद कहा जाएगा। ठीक, इतना क्लियर हुआ? तो आइए हम अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शब्द के भेद। ठीक, शब्द भेद। शब्द जो हैं इनका भेद जो है 4 प्रकार पर किया गया है। इसके कई भेद हैं, लेकिन मुख्यतः 4 हैं जिनको हम देखते हैं। आइए देखते हैं जो मुख्य भेद है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक, तो पहला किसके आधार पर है? उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। पहला क्या है? उत्पत्ति,
स्रोत या इतिहास। उत्पत्ति, उत्पत्ति क्या है? उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास, या इतिहास के आधार पर। ठीक। दूसरा क्या है? रचना या बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर। दूसरा क्या है? रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा क्या है? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। ठीक। और चौथा क्या है? अर्थ के आधार पर। क्या है? अर्थ के आधार पर। ठीक। तो उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर अगर हम बात करें, शब्दों के बारे में जब जानेंगे, तो यह जो है मुख्यतः 4 प्रकार के शब्द इसमें आते हैं। इसका भी विभाजन किया गया है। ठीक। तो जो हमारा देश भारतवर्ष है, इसकी भाषा जो है बहुत पहले से, इस शब्द के भेद को जानने के लिए थोड़ा सा हमको भारत का इतिहास भी समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे यहाँ पे सत्ता परिवर्तन हुआ, कौन कौन सी यहाँ राजभाषा बनी, फिर कैसे कैसे उसके बाद कौन सी बनी, और कैसे कैसे भाषा का विकास हुआ है। तो अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो भारत की जो सबसे पुरानी भाषा है वो क्या है? संस्कृत है। क्या है? संस्कृत है। और संस्कृत से हमारी हिंदी का धीरे 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 विकास हुआ है, जिसमें जो है लगभग 3500 वर्ष लग गए। ठीक। तो हमारी हिंदी कैसे बनी है? पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत, अभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी बनी है। ठीक। तो इसमें उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर संस्कृत से शब्द जो आते हैं, जो संस्कृत से आए हैं शब्द, ठीक, तो उसको क्या कहते हैं? हम तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम। इसके 4 प्रकार हैं। उत्पत्ति या स्रोत के इतिहास पर शब्दों के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। ठीक। उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर शब्द भेद। तो इसके कितने भेद हैं? पहला तत्सम, तत्सम। ठीक। और दूसरा रूप क्या है? तद्भव। और तीसरा क्या है? देशज। और चौथा क्या है? विदेशज। ठीक। उसी तरह से अगर रचना या बनावट के आधार पर देखेंगे हम लोग, तो इसके 3 भेद हैं। कितने? 3 भेद। कौन कौन से? पहला क्या है? रूढ़ शब्द। दूसरा क्या है? यौगिक शब्द। यौगिक शब्द। और तीसरा क्या है? योग रूढ़ शब्द। ठीक। अब उसी तरह से प्रयोग के आधार पर हम देखेंगे, 2 प्रकार हैं इसके। ठीक। कितने? 2। कौन कौन से? तो विकारी और अविकारी। ठीक। उसी तरीके से अगर हम अर्थ के आधार पर जब शब्दों को देखेंगे, तो ये भी कई प्रकार के हैं। ठीक। पहला क्या है? समानार्थक शब्द।
समानार्थक शब्द क्या है? समानार्थक शब्द। ठीक। दूसरा क्या है? अनेकार्थी शब्द। क्या है? अनेकार्थी शब्द। तीसरा क्या है? एकार्थी शब्द। चौथा क्या है? विपरीतार्थक तार्थक शब्द। ये तो हमारे शब्द भेद हुए। ठीक। उत्पत्ति इतिहास के आधार पर जो है शब्द के भेद, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज। रचना और बनावट के आधार पर शब्द कितने हुए? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। अर्थ के आधार पर समानार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द और विपरीतार्थक शब्द। तो इतने शब्द भेद हो गए। अब इन सब को हम लोगों को जानना है, तो इन लोग हम लोग बारी बारी से समझेंगे और जानेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं, एक एक के बारे में समझते हैं इधर से। ठीक। तो पहले उत्पत्ति या स्रोत इतिहास के आधार पर जो शब्द हैं, इन सबको हम लोग देखते हैं। ठीक। फिर उसके बाद एक एक को सबको समझते हुए चलते हैं। ठीक। तो हम लोग उत्पत्ति इतिहास स्रोत के आधार पर शब्दों को जाने हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो एक को देखते हैं हम पहले। ये क्या लिखा गया है? तत्सम। तत्सम शब्द को समझने से पहले हम इसको तोड़ते हैं, ये खुद बताएगा कि हम क्या है, इसकी परिभाषा खुद आ जाएगी। जब तोड़ेंगे तो क्या होगा? तत् धन सम। तत् का अर्थ क्या हुआ? उसी के। असम का अर्थ क्या हुआ? समान, यानी जो उसी के समान हो। उसी का मतलब यहाँ पे किस भाषा के बारे में कहा जा रहा है? संस्कृत। यानी जो संस्कृत के समान हो, यानी जो संस्कृत के समान हो, जो संस्कृत के शब्द हों, वो सब क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाएंगे। ठीक। इतना क्लियर हुआ? जितने संस्कृत के शब्द हैं, जो संस्कृत से ही, जो संस्कृत के ही शब्द हों, जो संस्कृत के समान हैं, वो सब क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाएंगे। जैसे हस्त, हस्त, कर्म, हस्त कर्म, दुग्ध, अग्नि, अग्नि, प्राण, सूर्य आदि। ये सब क्या है? ये संस्कृत के शब्द हैं, संस्कृत के समान है, संस्कृत के शब्द हैं। तो इनको क्या कहा जाएगा? ये जो संस्कृत के मूल शब्द हैं, संस्कृत से हैं, उनको क्या कहेंगे? तत्सम शब्द कहा जाएगा। ठीक। अब देखते हैं कि तद्भव शब्द क्या है। तद भाव, इसको तोड़ते हैं, ये बताएगा कि हम क्या हैं अपने बारे में। इसको तोड़ने से पता चल जाएगा। तो हम तोड़ते हैं इस शब्द को, तब क्या होगा? तत् क्या होगा?
तत् धन भाव। तत् मतलब उसी से, उसी से। अभाव मतलब उत्पन्न, भाव मतलब उत्पन्न, जो उसी से उत्पन्न हो। किससे? संस्कृत से। यहाँ कहने का तात्पर्य हुआ कि हिंदी भाषा के वे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हैं हिंदी में, कुछ रूप परिवर्तन करके, ठीक, कुछ विकृतियाँ भी उनमें आती है। रूप परिवर्तन ऐसे नहीं हो जाता है। जब शब्द बदलता है तो धीरे धीरे बदलता है, एक दूसरे भाषा में आता है तो उसको अपनाया जाता है, तो हूबहू नहीं अपना लिया जाता है। उसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। जैसे अगर हम देखें तो एक संस्कृत का शब्द है, ठीक, जैसे पहले इसको समझने से पहले यहाँ समझना है कि भाषा कैसे विकास हुआ है। तो क्या था? संस्कृत, संस्कृत, उसके बाद क्या आया? पाली, उसके बाद क्या आया? प्राकृत, उसके बाद क्या आया? अपभ्रंश, फिर क्या बनी? हिंदी बनी। ठीक, तो जो संस्कृत के शब्द हैं उनमें धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। अब परिवर्तन होते होते बहुत समय लगा, इसमें परिवर्तित होते 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 तब हिंदी के बने। जैसे अभी हम लोग संस्कृत में लिखे क्या? अग्नि, ठीक, तो अग्नि का ही रूप जब परिवर्तित होते होते प्राकृत पाली अपभ्रंश से परिवर्तित होते होते जब आया हिंदी में तो क्या हो गया? आग हो गया। ठीक, उसी तरीके से क्या था? हस्त, तो हस्त जो है संस्कृत का शब्द है, लेकिन धीरे धीरे इसमें भी परिवर्तन हुआ। हस्त के बाद क्या हुआ? हथ हुआ। हाथ से क्या बन गया? हाथ बन गया। ठीक, उसी तरीके से क्या है? मयूर, मयूर संस्कृत का शब्द है, तो मयूर से क्या हुआ? मऊर हुआ। क्या हुआ? मऊर हुआ। और मऊर से क्या हो गया? मोर हो गया। तो हिंदी का शब्द हो गया। तो ऐसे जो है संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश से होते होते जो रूप परिवर्तन हुआ, जो हिंदी में संस्कृत के शब्दों का परिवर्तन हो गया, उसको क्या कहेंगे? तद्भव शब्द कहेंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए संस्कृत का शब्द है क्या? दुग्ध, इसका मतलब क्या होता है? दूध। अब इसका जब रूप परिवर्तन हुआ हिंदी में तो इसका विकृत रूप क्या है? दूध है। तो दूध क्या है? तद्भव है। और दुग्ध क्या है? संस्कृत का है, इसलिए तत्सम शब्द है। क्लियर? आइए अब आगे देखते हैं हम लोग। और एक चीज समझ लीजिए कि जो तत्सम शब्द होते हैं उसमें जो है मतलब ये ट्रिक है, एक तरह से समझिए कि उसमें कटे पीटे आधे टेढ़े मेढ़े अक्षर ज़्यादा आएंगे। ठीक, और तद्भव में जो है वो सब नहीं आते हैं। वो आगे हम लोग देखेंगे कि तद्भव शब्दों को कैसे पहचानेंगे, तत्सम शब्दों को कैसे पहचानेंगे। ठीक, वो अलग चीज़ है, पहले इसको हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे उत्पत्ति स्रोत के इतिहास पे, तत्सम तद्भव देख लीजिए। अब हमको देखना है देशज और विदेशज। तो देशज शब्द, ठीक,
तो अगर हम इसको तोड़े तो देशज को तोड़ेंगे तो क्या होगा? देश धन ज, देश का मतलब देश मुल्क, और ज का मतलब उत्पन्न। यानी जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे ही देश में हुई है, जो हमारे ही देश में उत्पन्न हुए हैं, लेकिन इनका कोई जो है यह नहीं पता चलता है कि कब और कैसे विकसित हुए, इनका कोई स्रोत नहीं है, उनको हम क्या कहेंगे? जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कैसे आ गए लेकिन उत्पन्न हुए हैं भारत में ही, उनको क्या कहेंगे? हम अपने ही देश में जो उत्पन्न हुए उनको क्या कहेंगे? देशज कहेंगे। ठीक, जैसे लोटा, फुनगी, पगड़ी, पनही। ठीक, इडली, डोसा, फटफटिया, ये सब जितने शब्द हैं ये सब क्या है? देशज शब्द हैं। ठीक, एक चीज और देखना है कि देशज शब्द जो है दो तरह के हैं। देशज शब्द जो है दो तरह के हैं। एक ध्वनि के अनुकरण के आधार पर बनाए गए शब्द। अनुकरण पर शब्द। जैसे लोगों ने देखा पानी जो है बूंद 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 गिर रहा है, ठीक, टपक रहा है, ठीक, तो उसको क्या कह दिया? टपटपाना। ठीक, जीभ जैसे है हमारी, ऐसे निकलती है, अंदर भीतर जाती है, तो इसको क्या कहेंगे? लपलपाना। ठीक, अगर मान लीजिए कोई आवाज़ आ रही है, फटफट की आवाज़ आ रही है, तो उसी से लोगों ने क्या बना दिया? फटफटिया। फटिया। ठीक, टपटपाना। तो फटफटिया बना, टपटपाना बना। ठीक, तो कुछ ऐसे ध्वनि पे भी बनाए गए शब्द हैं। और कुछ जो है शब्द कहाँ से आए? आदिवासी समाज से। तो इसमें आदिवासियों द्वारा भी शब्द आते हैं, उनको भी हम लोग क्या कहेंगे? देशज शब्द कहेंगे। अनुकरण के आधार पर भी जो बनाए गए शब्द हैं उनको भी हम लोग क्या कहेंगे? देशज शब्द कहेंगे। आदिवासियों द्वारा कुछ शब्द जो हैं उनको भी ये समझ लीजिए कि पान, तांबूल, इडली, डोसा, इस तरीके के जो शब्द हैं वो सब क्या आएंगे? चोंगा, ये सब क्या आएंगे? ये जो है देशज शब्द के अंतर्गत आएंगे। ठीक, अब देखना है देशज शब्द के बाद क्या है? विदेशज शब्द। क्या है? विदेशज शब्द।
शब्द। तो अगर इसको भी हम अगर तोड़ते हैं तो क्या होगा, विदेश धनज। ठीक, यानी जो विदेश में उत्पन्न हुआ उसको क्या कहेंगे, विदेशज। जैसे अगर है यहाँ पे जलज, अर्कज, अर्कज, तो ऐसे किया गया जलज अर्कज, इसका मतलब जल में उत्पन्न, तो क्या हो गया जलज। इसका मतलब कि जो जल में उत्पन्न हो तो क्या होगा, इसका अर्थ कमल। अर्कज, अर्क मतलब सूर्य होता है, तो जो सूर्य से उत्पन्न हो तो क्या होगा, यानी जो सूर्य से उत्पन्न होने वाला, तो सूर्य का लड़का भी हो सकता है। ठीक, अगर हम अर्कजा कर दें तो सूर्य से उत्पन्न होने वाली, तो सूर्य की लड़की कौन है, यमुना। तो यमुना को क्या कहा जाता है, अर्कजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्कजा भी कहा जाता है। ठीक, तो उसी तरीके से यहाँ पे बनाया है विदेशज, यानी जो विदेश में उत्पन्न हो उन शब्दों को क्या कहेंगे, विदेशज। ये कई तरह के हैं। क्यों कई तरह के हैं, कारण क्या है, तो हमारा जो भारत वर्ष है, यह जो है पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव में आया, अंग्रेजों के शासन में। तो अंग्रेजी द्वारा कुछ शब्द आ गए, फ्रांसीसी आए, डच आए, पुर्तगाली आए। यहाँ पे जो जो लोग विदेश से आए वो शब्द हमारे देश को शब्द देते गए, और उनके शब्द जो है हमारी भाषा में हिल मिल गए और प्रयोग होने लगे। इसलिए विदेशा शब्द कई प्रकार के हैं। ठीक, ये कई भाषाओं के शब्द हो सकते हैं। तो कुछ मुख्य भाषाएं हैं, उनके कुछ शब्द हैं, उनको देखते हैं। जैसे जब हमारे यहाँ मुग़ल लोग आए तो मुग़लों की भाषा क्या थी, अरबी फारसी थी। तो अरबी के शब्द, विदेशा शब्द में अरबी के शब्द। ठीक, तो कुछ अरबी के शब्द देखते हैं, जैसे किताब, कीमत, पूर्व, और किताब, इज्जत, औरत, आदमी, उम्र, अदालत, किस्मत, किस्मत, ये सब क्या हैं, ये अरबी के शब्द हैं। अरबी के शब्द इसलिए हैं कि ये अरबी भाषा से हमारे जो है हिंदी भाषा में आ गए हैं, जो अब प्रयोग हो रहे हैं। ठीक, और अरबी शब्दों में देखिए यहाँ पे खत है, ऐसे किताब है, अदालत, उम्र है, आदमी, औरत, इज्जत, किस्मत। तो यहाँ पे समझिए कि इन शब्दों को पहचानने का ये भी एक है कि इन शब्दों के में से कुछ अरबी के फारसी के शब्द हैं कि उनके नीचे नुक्ता लगा हुआ है कुछ अक्षरों के पास। ठीक, ये भी एक मतलब अनुमान लगा सकते हैं उससे भी कि ये फारसी और अरबी के शब्द हो सकते हैं। ठीक, लेकिन इसका एग्जैक्ट जो है देखिए, अरबी से अरबी, फारसी के शब्द, उर्दू के शब्द, इन सब को पहचानने के लिए आपको इसको तो भाई याद करना पड़ेगा। ठीक, थोड़ा समझना पड़ेगा कि कौन से भाषा से कौन सा शब्द आए हैं। तो ये अरबी के शब्द हो गए, उसी तरीके से क्या है, फारसी के शब्द हैं। उसी तरीके से क्या है, विदेशी शब्द में फारसी, फारसी के शब्द, यानी जो फारसी भाषा से हमारे हिंदी में आ गए वो फारसी के शब्द हैं, हुबहू आज प्रयोग हो रहे हैं। जैसे दिल, दिलेर, दीवार, दीवानगी,
आतिश, आतिशबाजी, आतिश आतिश मतलब आग, आतिशबाजी मतलब आग से जो फायर वर्क, एक तरह से आग से जो पटाखेबाजी। ठीक, तो ये सब दिल, दिलेर, दीवार, दीवानगी, आतिश, आतिशबाजी, ये सब किस भाषा के शब्द हैं? किशमिश, ऐतराज, ये किस भाषा से आए हैं? फारसी से। इसी तरह से बहुत से शब्द हैं। ठीक, भोलानाथ तिवारी जी बताते हैं कि अरबी से लगभग जो है हमारे हिंदी भाषा में 1500 और फारसी से लगभग 2000 के आसपास और अंग्रेजी से लगभग 3000 के आसपास, 3500 के आसपास शब्द आए हैं। ये लगभग में है, कोई एग्जैक्ट नहीं है, अनुमान है। ठीक, तो इसको ये ना समझे कि मतलब एकदम क्लियरली उतने ही शब्द हैं, ये अधिक भी हो सकते हैं, समय समय पर घटते बढ़ते रहते हैं। और आप लोगों को ये भी बता दें कि कुछ शब्दों का विकास होता है, कुछ शब्द नए दिए जाते हैं, जैसे मौसम विज्ञान के द्वारा कुछ शब्दों का निर्माण किया जाता है, और जैसे तूफान वगैरह आते हैं तो उनका नामकरण किया जाता है। तो अलग अलग के देश अलग अलग के भाषा से शब्दों को अलग अलग नाम देते हैं। जैसे सुनामी जापानी का है, हुदहुद, बुलबुल, ये सब नाम दिया जाता है इससे भी तूफानों के। ठीक, तो ये हुए हमारे फारसी के शब्द। ठीक, आइए अब हम तुर्की के कुछ शब्द देखते हैं। तुर्की यानी तुर्की के शब्द। तुर्की के शब्द मतलब तुर्की के जो तुर्की भाषा से शब्द आए हैं, हिंदी भाषा में जो प्रयोग हो रहे हैं, उनको क्या कहा जाएगा? तुर्की शब्द कहा जाएगा। जैसे देखिए, मुगल, सराय, बेगम, खच्चर, कुर्ता, कैंची, तोप, तोपची, बारूद, बावर्ची, लाश, बहादुर, नागा, गनीमत, ये सब क्या हैं? ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। किससे ये सब आए हैं? तुर्की भाषा से। तो देखिए, ये सब याद करना पड़ेगा या अपने खुद ट्रिक बनाइए इसको याद करने के लिए। जैसे अगर हम देखें तो इसको याद करने के लिए भी कह सकते हैं कि मुगल सराय, ये मुगल सराय से बेगम चल रही हैं, तो जो है बहुत से खच्चरों, खच्चर मतलब गधे, बहुत से खच्चरों को लेकर के चल रही हैं। और खच्चरों पर क्या लादा हुआ है? कुर्ता है, कैंची है, तोप है, और तोपची उस पर बैठे हुए हैं, बारूद लदा हुआ है। और बेगम को खाना वाना खिलाने के लिए, बनाने के लिए उनके साथ में कौन है? बावर्ची है। ठीक, और जब बावर्ची जब जो है खाना बना रहा है, तो खाना बनाते समय खाना कैसे पकाते हैं? आग से।
लेकिन जब आग से कहीं से किसी तरह से आग कहाँ चली गई, बारूद के पास, तो जब बारूद के पास गई तो सब लोग किस में बदल गए, लाश में। लेकिन गनीमत थी, एक वहां बहादुर नागा था, ठीक। और बहादुर नागा जहां था वहां क्या था, सुराग। और उस सुराग से वो क्या हो गया, निकल करके बच गया, ठीक। सुराग कहने से हमें एक घटना याद आई कि महाभारत काल में दुर्योधन द्वारा जो है पांडवों को एक लाक्षागृह भेंट दिया गया था, भेंट उपहार स्वरूप। जब वो लोग उसमें गए तो वहाँ भी अग्निकांड हुआ और दुर्योधन के द्वारा वहाँ पे आग लगवाई गई। तो पांडवों को सूचना मिल गई थी पहले से, और विदुर के वजह से, विदुर की सोची समझी नीति से एक मतलब सुराग के द्वारा पांडव सुरक्षित स्थान पे पहुँचाए गए, यानी सुरंग बना करके, कहने का मतलब है, ठीक। तो इस तरीके से क्या है, तुर्की के शब्द हैं, क्या है, तुर्की के शब्द। आइए हम लोग कुछ पोस्तो भाषा के शब्द देखते हैं। पोस्तो, ठीक। तो पोस्तो भाषा के बारे में हम देखते हैं कुछ शब्दों को। तो जो शब्द हिंदी भाषा में पोस्तो भाषा से आए हैं उनको क्या कहेंगे, पोस्तो भाषा के शब्द कहा जाएगा। जैसे कलूटा, गुंडा, अखरोट, खर्राटा, डेरा, बाड़ा, पठान, पटाखा, मटर गश्ती, मटर गश्ती, भड़ास, टसमस, टसमस, ये सब किस भाषा के हैं, पोस्तो भाषा के। इसको भी याद करने के लिए हम लोग अपने तरीके से कुछ भी सूत्र बना सकते हैं या दिमाग में बैठा सकते हैं। जैसे कह रहे हैं कलूटा एक क्या है, गुंडा है, और वो क्या कर रहा है, अखरोट खा करके खराटा ले रहा है। कहाँ पे खराटा ले रहा है, डेरा या बाड़ा में। लेकिन एक पठान है जो मटर गश्ती के लिए क्या कर दिया, पटाखा जला रहा है, ठीक। और अपने क्या कर रहा है, भड़ास निकाल रहा है। फिर भी जो है उसके बाद भी जो है कलूटा जो है या गुंडा जो है टस से मस नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस भाषा के शब्द हैं, पहचान सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो अपना कोई ना कोई ट्रिक बना बना करके इसको हम याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब कुछ दूसरी भाषाओं के शब्दों को देखते हैं, कुछ कोशिश करते हैं याद करने की, समझने की और उनको दिमाग में बैठाने की। जैसे पुर्तगाली, क्या है, पुर्तगाली। पुर्तगाली शब्दों का ये देखते हैं जो पुर्तगाली भाषा से हम आकर के आज हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहे हैं। कर्नल, कमरा, कमीज,
तौलिया, स्त्री, मिस्त्री। ठीक, अलमारी, अनानास, संतरा, गोभी, संतरा, गोभी, गोदाम, बाल्टी, गमला, ठीक। तो देखिए ये पुर्तगाली के शब्द हैं, इनको भी अपने दिमाग में बैठाने के लिए हम कुछ अपना खुद सूत्र बना सकते हैं या कुछ किसी तरीके से वाक्य प्रयोग करके जैसे तैसे आप याद कर सकते हैं। और इसके लिए आपको स्वयं करना पड़ेगा, किसी भी तरीके से याद करने के लिए दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे अगर हम कहें कैसे याद हो सकता है तो ऐसे भी कर सकते हैं कि एक कर्नल है और कर्नल का कमरा है और कमरे में क्या है, कमीज और तौलिया। उसको क्या करना है, इस्त्री मतलब प्रेस करना है। और प्रेस कौन करता है, मिस्त्री। और जब मिस्त्री प्रेस करता है तो भाई भूख लग जाती है, तो अलमारी देखता है। तो अलमारी में क्या है, अनानास है, संतरा है। तो अनानास और संतरा खाता है, गोभी भी है, लेकिन अनानास संतरा खाता है। फिर उसके अंदर ऊर्जा आती है। अब क्या करता है कि गोदाम में जाता है, गोदाम से बाल्टी लेता है और गमलों में जाता है, गमलों के पास जाता है। ठीक, अब गमलों में काफ़ी मतलब ज़्यादा ढेर पानी देता है। तो इस तरीके से ये शब्द जितने हो गए, क्या हो गए, कर्नल है, कर्नल का कमरा है, उस कमरे में कमीज और तौली है, और उसमें उस तौली को और कमीज को इस्त्री कौन करता है, एक मिस्त्री। उसको भूख लगती है तो अलमारी खोलता है, अनानास और संतरा उसमें है, खाता है, गोभी भी है, लेकिन गोभी तो खाता नहीं है। फिर गोदाम में जाता है, बाल्टी उठाता है और बाल्टी से काफ़ी पानी गमलों में डालता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे, पुर्तगाली भाषा के शब्द हो जाएंगे। बहुत काफ़ी है, ये भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो मुख्य मुख्य हैं वही याद करना है जो परीक्षाओं में आते हैं। बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आइए कुछ दूसरी भाषाओं के शब्दों को देखते हैं। जैसे फ्रेंच, क्या, फ्रेंच, फ्रेंच भाषा। जो फ्रेंच भाषा से शब्द आए हैं उनको देखना है। ठीक, तो जैसे अंग्रेजी, मेयर, ठीक, कूपन, सूप, बादाम, लैंप, पिकनिक, कर्फ्यू, कारतूस, कारतूस। देखिए, तो अंग्रेजी में एयर, कूपन, सूप, बादाम, लैंप, पिकनिक, कर्फ्यू, कारतूस, ठीक, मीनू, मीनू। देखिए, तो अब इसको ऐसे भी हम याद कर सकते हैं अपने तरीके से। ये अंग्रेजी मेयर हैं, क्या है, अंग्रेजी मेयर हैं, और वह कूपन लेकर और सुपर मीनू में कूपन लेते हैं और मीनू में क्या मंगाते हैं, सूप
सूप को क्या करते हैं, पीते हैं। उसके बाद उनका कुछ खाने को मन करता है तो क्या खाते हैं, बादाम। ठीक, और देखते हैं कि एक लैंप जल रहा है, वहीं कुछ दूरी पे क्या है, लैंप जल रहा है। क्या लैंप जल रहा है, और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। वो देखते हैं सब। उसके बाद से जब वो चलते हैं फिर, तो क्या होता है, रास्ते में कर्फ्यू लग जाता है, और कर्फ्यू लग जाता है तो उसी में चलते हैं। फिर क्या होता है, कारतूस से भी सामना होता है। ठीक, तो इस तरीके से इसको क्या कहेंगे, फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। तो फ्रेंच भाषा के शब्द भी हम लोगों ने कुछ देख लिए हम लोग कि कौन कौन से फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। तो मुख्य मुख्य शब्दों को देख लिया। आइए अब हम लोग अन्य भाषाओं के शब्दों को देखते हैं। जैसे चीनी भाषा के कुछ शब्द, तो चाय, चीनी, लीची, चाकू, ये सब क्या है, ये चीनी भाषा से आए हुए हैं। क्या है, चीनी भाषा से आए हुए शब्द हैं। ठीक, अब देखिए, आइए कुछ हम लोग अन्य भाषा के देखते हैं। जापानी, जापानी भाषा से कुछ शब्द हैं। तो आप लोग को याद होगा, सुनामी के बारे में भी जानते होंगे। सुनामी, ये सुनामी जो है ये जापानी भाषा का शब्द है। झम्पान, रिक्शा, ये सब क्या है, जापानी भाषा के शब्द हैं। ठीक, सुनामी, झम्पान और रिक्शा क्या है, जापानी भाषा के शब्द हैं। कुछ रूसी भाषा के शब्दों को देखते हैं। रूसी भाषा के शब्द जैसे सोवियत, जार। ये जार शब्द का मतलब क्या है, रूस में जो है राजा हुआ करते थे, जो सुल्तान वहाँ के हुआ करते थे, उनको जार कहा जाता था, राजाओं को। ठीक है, रूबल वहाँ की क्या है, मुद्रा है, रूबल। क्या है, रूबल, रूबल, रूबल और स्पुतनिक, स्पुतनिक, ये सब क्या है, रूसी भाषा के शब्द हो गए। तो इस तरीके से हम लोग कुछ विदेशी भाषाओं के शब्दों से भी परिचय पा गए। तो ये उत्पत्ति और इतिहास के आधार पर हम लोग शब्द देख रहे थे, और ये हमारे कंप्लीट हुए। अब आइए हम लोग देखते हैं रचना और बनावट के आधार पर। क्या, रचना और बनावट के आधार पर शब्द। रचना या बनावट एक ही बात हुई। रचना या बनावट के आधार पर शब्द। तो अभी हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द। ठीक, तो पहला क्या है, रूढ़ शब्द। देखिए, रूढ़ शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिनके टुकड़े करने पर कोई सार्थक अर्थ न निकले, टुकड़ों के। ठीक, जैसे अगर हम कह रहे हैं पानी,
जल। ठीक, तो अगर हम पा को अलग करें, नी को अलग करें, इसमें जो है न को अलग करें, ह को अलग करें, र को करें, इसमें ज को करें, ल को करें, तो इस तरीके से क्या होगा, कोई सार्थक, इनके टुकड़ों का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। तो इसलिए क्या है, रूढ़ शब्द हैं, इनको जो मतलब मान लिया गया है और वो चलते हुए भाषाओं में चले आ रहे हैं। ठीक, रूढ़ियों से चले आ रहे हैं। क्या है, रूढ़ियों से चले आ रहे हैं। रूढ़ शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिनके टुकड़े करने पर कोई सार्थक अर्थ ना निकले, उनको क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पानी, नहर, जल, कलम आदि। ठीक, अब इसी में हम लोग को दूसरा क्या देखना है, यौगिक। यौगिक, यौगिक शब्द। ठीक, तो यौगिक शब्द किसे कहते हैं, जो दो शब्दों के योग से बने होते हैं। क्या है, जो दो शब्दों के योग से बनते हैं और सार्थक अर्थ भी उनका निकलता है, उनको क्या कहेंगे, यौगिक शब्द कहेंगे। जैसे हिम एक शब्द है, आला एक शब्द है। ठीक, विद्या एक शब्द है, आला एक शब्द है। तो हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ होता है। तो हिम और आला से क्या बना, हिमालय। क्या बना, हिमालय। और विद्याधन आला से क्या बना, विद्यालय। तो हिमालय और विद्यालय हमारा क्या है, यौगिक शब्द है। क्यों, दो शब्दों से मिल करके बन रहा है और अपना वही अर्थ रखे हुआ है, अलग इसका अर्थ नहीं आ रहा है। ठीक, यौगिक शब्द उस शब्द को कहा जाता है जो दो शब्दों के योग से बनता है और सार्थक अर्थ देता है अपने शब्दों के आधार पर। तो जैसे हिम, आलय, हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब भर, यानी हिमालय। उसी तरह से विद्या, धन, आलय क्या हो गया, विद्यालय। ये सब क्या है, यौगिक शब्द हैं। ठीक, अब देखिए योग रूढ़ शब्द। क्या, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं उसको देखते हैं हम लोग। योग रूढ़ शब्द क्या है, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द एक ही में रहेगा, रूढ़ शब्द, योग रूढ़। ठीक, तो योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, यानी दो शब्द आपस में क्या करें, योग करें और अपने अर्थ से अलग एक तीसरा अर्थ दें और जो रूढ़ हो जाए, उसे क्या कहेंगे, योग रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लंब, ये क्या है, शब्द है, और ये क्या है, उदर। ठीक, तो ये भी एक शब्द है लंब, एक ये भी शब्द है उदर। तो जब इसको हम मिलाते हैं तो क्या बन रहा है, लंबोदर। तो देखिए लंब मतलब लंबा, उदर अर्थात पेट, यानी अपने ये अर्थ को छोड़ करके और जब लंबोदर कहेंगे तो एक तीसरा अर्थ देगा। क्या अर्थ दे रहा है, गणेश। ठीक, तो यह तीसरा जो अर्थ आ रहा है वो क्या हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द कहा जाएगा। ठीक, जैसे पंचानन। ठीक, तो इसमें भी अगर हम लोग इसको भी तोड़ेंगे तो क्या होगा, पंच धन आनंद, अर्थात जिसके 5 हैं आनंद। तो इसका एक तीसरा भी अर्थ आता है, पंचानन का मतलब क्या होता है, शेर भी होता है। ठीक, उसी तरीके से एक शब्द आ गया 10 सानन।
नन, तब तोड़ेंगे तो इसका क्या होगा 10 धनानन, अर्थात जिसके क्या हैं 10 मुख हो उससे क्या कहते हैं दशानन कहते हैं। तो दशानन कौन सा शब्द हो जाएगा, योगरूढ़ शब्द हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यह जो दो शब्दों के मेल से तो बना है, लेकिन ये जो तीसरा अर्थ दे रहा है, योगरूढ़ शब्द की विशेषता क्या है सबसे बड़ी, यह जो है दो शब्दों के योग से बनता है, लेकिन अपने दोनों शब्दों के अर्थों को छोड़ करके एक तीसरा नया अर्थ देता है, उसे क्या कहेंगे, योगरूढ़ शब्द कहेंगे। ठीक, क्लियर हुआ। और एक बात, समास में जो है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास के जितने शब्द होते हैं वह किस में आते हैं, योगरूढ़ में लगभग आएंगे। किस में आएंगे, योगरूढ़ में सभी शब्द आएंगे। बहुव्रीहि समाज के सभी शब्द के जो हैं वो योगरूढ़ में आते हैं। क्लियर हुआ। अब देखिए हम लोग शब्द पढ़ रहे हैं और शब्द में जो है प्रयोग के आधार पे शब्द पढ़ रहे हैं। तो प्रयोग के आधार पे अब देखते हैं के आधार पर शब्द। तो प्रयोग के आधार पर हम लोग शब्द पढ़े हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, विकारी और अविकारी। कौन कौन से, विकारी और अविकारी। कौन से, विकारी और दूसरा अविकारी। ठीक, तो विकारी शब्द किसे कहेंगे, जब लिंग, वचन, कारक इत्यादि के द्वारा कोई परिवर्तन ना आए जिन शब्दों में, उसे क्या कहेंगे, अविकारी कहेंगे। और लिंग, वचन, कारक के द्वारा जिन शब्दों में परिवर्तन आ जाए उसे क्या कहेंगे, विकारी शब्द कहेंगे। ठीक, विकार जिसमें उत्पन्न हो जाए, इसको तोड़ेंगे तो विकार धन ई, तो विकारी जिसमें विकार उत्पन्न हो उसको क्या कहेंगे, विकारी। और जिसमें विकार उत्पन्न न हो यानी जिसमें परिवर्तन न हो उसको क्या कहेंगे, अविकारी। और जिसमें रूप परिवर्तित हो जाए उसको क्या कहेंगे, विकारी। इसको ऐसे नहीं दे सकते हम लोग, इसको देखते हैं विकारी शब्द के बारे में जानने से पहले देखते हैं कि इसकी कसौटी क्या है। लिंग, वचन, कारक और काल। ठीक, इतने के आधार पे परिवर्तन होता है और परिवर्तन हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे, विकारी। जैसे हम देखिए एक शब्द ले रहे हैं, शब्द है लड़का। ठीक, ये लिंग, वचन, कारक के आधार पर जब प्रयोग होगा तो ये परिवर्तित होने वाला रूप है। जैसे ये देखिए हम कह रहे हैं कि वह लड़का खा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे वह शब्द जो है क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन जब यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो इसी का रूप परिवर्तन होगा। जब स्त्रीलिंग होने पर क्या हो जाएगा, वह लड़की खा रही है। ठीक, उसी तरीके से अगर हम वचन में एक बार परिवर्तन करके देखते हैं तो वे लड़के खा रहे हैं। ठीक, उसी तरीके से काल में परिवर्तन करके देखते हैं तो वे लड़के खा चुके। अब देखिए यहाँ पे परिवर्तन होने वाला शब्द क्या है, परिवर्तित होने वाला शब्द क्या है, ये जो लड़का शब्द है ये बदल रहा है कि नहीं, लड़का, लड़की, लड़के, लड़कियां, लड़कों, ये परिवर्तित होगा।
तो ये परिवर्तन हो रहा है, कभी वचन के आधार पे, कभी कारक के आधार पे। ठीक, उसी तरीके से अगर यहाँ पे देखें हम, तो यहाँ खा रहा एक क्रिया है, खा ना क्रिया है, खाना क्या है, क्रिया है, लेकिन खाना जो क्रिया है वो भी बदल रही है। लड़का है तो खा रहा है, लड़की जब कह दिया जा रहा है लिंग परिवर्तन हो तो खा रही है। अगर बहुवचन में हो जा रहे हैं तो कहा जा रहा है कि खा रहे हैं, खा रही हैं। तो इस तरीके से जब लिंग वचन कारक के आधार पर जिन शब्दों में विकार उत्पन्न हो, परिवर्तन जिनमें हो, उसको क्या कहेंगे, जिनके रूप बदल जाए उनको क्या कहेंगे, विकारी शब्द। और ये विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के विकारी ये शब्द होते हैं, और अविकारी भी 4 प्रकार के होते हैं। तो इसमें विकारी में कौन कौन से आते हैं ये तो समझ में आ गया ना, लेकिन एक विकारी का भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हम कहें प्रतिदिन, प्रतिदिन ये अविकारी शब्द है। और क्यों अविकारी है, तो हम वाक्य प्रयोग करके भी जान सकते हैं कि विकारी है कि अविकारी है। जैसे अगर हम कहें पुल्लिंग के लिए, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। राम प्रतिदिन स्कूल जाता है, लेकिन लड़की के लिए भी कर रहे हैं, लिंग परिवर्तन कर रहे हैं तब भी। सीता प्रतिदिन स्कूल जाती है, प्रतिदिन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जिस तरीके से लड़कों में लड़का लड़की, लड़के लड़के हो गए, उस तरीके से इसमें परिवर्तन प्रतिदिन में तो हो नहीं रहा है। ठीक, उसी तरीके से हम कहें राम, श्याम, सीता प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, बहुवचन हो गया, फिर भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, प्रतिदिन प्रतिदिन ही है। तो इसलिए क्या है, अविकारी शब्द है। क्या है, अविकारी शब्द है। ठीक, अब देखते हैं कि विकारी में कौन शब्द आते हैं, अविकारी में कौन से शब्द आते हैं। ठीक है, देखिए विकारी शब्द के अंतर्गत जो है संज्ञा, क्योंकि संज्ञा के रूप बदलते रहते हैं। आप लोग के सामने अभी हम एक शब्द दिखाए, लड़का, लड़की, लड़के, लड़कियां, लड़कों, तो संज्ञा भी क्या होगा, विकारी में आएगा। सर्वनाम, इसके भी रूप बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं, सर्वनाम के। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सर्वनाम। और सर्वनाम के भी रूप बदलते रहते हैं। जैसे अगर सर्वनाम एक शब्द मैं लूं तो मैं के कई रूप हो जाएंगे, मुझे, मेरा, मुझको, मेरा, मेरी आदि। ये सर्वनाम के विरुद्ध परिवर्तन हो रहे हैं कि नहीं, हो रहे हैं, इसलिए क्या है, विकारी है। फिर क्रिया का भी वही हाल है। अगर एक शब्द जाना है, जब वाक्य प्रयोग करते हैं तो जाती है, जाता है, जाते हैं, क्रिया के भी परिवर्तन, क्रिया के रूप में भी परिवर्तन होता है कि नहीं, लिंग वचन कारक के आधार पर होता है। तो ये क्या हो जाएंगे, भी क्रिया भी क्या होगी, विकारी होगी क्या, विकारी, विकारी। ठीक, अब क्या आएगा, एक विशेषण। जैसा हम कहें सुंदर, लाल, तेज। तो हम कहें कि सीता पढ़ने में तेज है, राम पढ़ने में तेज है, तेज, सॉरी, ये तेज शब्द यहाँ क्रिया विशेषण हो जा रहा है। देखिए विशेषण में जो है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। तो देखना है, तो विशेषण में जैसे अच्छा ही बताइए, अच्छा शब्द जो है इसका रूप बदलेगा कि नहीं, बदलेगा। अच्छा है, अच्छी है, काला, काली,
बदलेगा ना। तो विशेषण भी क्या हो गया, विकारी हुआ कि अविकारी, विकारी हुआ। और अविकारी शब्दों में देखते हैं, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होंगे, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण आप लोग जान ही रहे हैं क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। जिस शब्द से क्रिया की विशेषता का पता चले उसे क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे राम बहुत सुंदर लिखता है, लिखता है कैसा लिखता है, सुंदर लिखता है। और कितना सुंदर, तो बहुत सुंदर लिखता है। तो अब राम के लिए भी लगा रहे हैं। अगर हम राम के जगह पे कोई परिवर्तन कर दें, लिंग परिवर्तन कर दें, जैसे सीता कर दें, तब भी वो क्या रहेगा, वैसा ही रहेगा। सुंदर शब्द में परिवर्तन नहीं होगा, अब बहुत में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, सीता बहुत अच्छी लड़की है, राम बहुत अच्छा लड़का है। तो बहुत जो है विशेषता बता रहा है ना कि कितना, विशेषण की भी विशेषता बता दे रहा है। तो उससे क्या कहेंगे, प्रविशेषण कहेंगे। वो अलग बात है, पहले इसको देखिए, आगे नहीं बढ़ते हैं। पहले इसको देखना है कि कौन कौन सा। तो क्रिया विशेषण समझ में आया। क्रिया विशेषण किसके अंतर्गत आएगा, अभिकारी के। उसके बाद संबंध बोधक, संबंध बोधक शब्द, ठीक, इसी के अंतर्गत आएंगे। फिर क्या होता है, समुच्चय बोधक शब्द, समुच्चय समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक शब्द, ये अच्छा है, समुदय बोधक शब्द। ये क्या होता है, विस्मयादि बोधक शब्द। क्या होता है, चौथा विस्मयादि बोधक। ये जो है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। कौन, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय वादि बोधक और ये विस्मयादि बोधक सब किसके अंतर्गत आएंगे, अभिकारी है। किसके आधार पर जो है विभाजन किया गया शब्द का, प्रयोग के आधार पर। ये वाक्य में प्रयोग होंगे, उसके आधार पर, सब प्रयोग के आधार पर ही बताया गया शब्द के भेद। ठीक, प्रयोग के आधार पर शब्द क्लियर हुए। तो हम लोग जो है शब्द भेद में उत्पत्ति, इतिहास के आधार पर, स्रोत के आधार पर शब्द देखे। कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। फिर शब्द भेद हम लोग देखे रूप और रचना के आधार पर, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। उसके बाद से हम लोग क्या देखे, प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के, कौन कौन, विकारी और अविकारी। विकारी में हम लोग देखे, अविकारी में भी देख लिए। अब हम लोग को किसके आधार पर देखना है, अर्थ के आधार पर शब्द भेद। किसके, अर्थ के आधार पर शब्द भेद। ठीक, अर्थ के आधार पर शब्द भेद हम लोग को देखना है। तो पहला क्या है इसमें, पर्यायवाची शब्द। क्या है, पर्यायवाची शब्द। ठीक, दूसरा क्या है, अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। ठीक, और तीसरा क्या है, एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द। चौथा क्या है,
परिवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, और एक है आपका जो है परिवाची शब्द, अनेकार्थी, एकार्थी और एक विपरीत शब्द। क्या है? विपरीत, यानी विपरीतार्थक, विपरीतार्थक शब्द। कितने हुए? 4 प्रकार के। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। अब देखिए, परिवाची शब्द किसे कहते हैं? जो एक शब्द के स्थान पर वही शब्द प्रयोग हो जाए, ठीक, पर्यायवाची शब्द कहेंगे। और पर्यायवाची शब्द जो होते हैं, जैसे यहाँ पे एक शब्द हम लिख रहे हैं दिवस, तो दिवस को और क्या कहा जाता है? दिन, ठीक। तो दिवस के स्थान पे दिन कह सकते हैं। आज कौन सा दिन है? आज कौन सा दिवस है, ठीक। उसी तरीके से अब देखते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द कहने से तात्पर्य है, पर्यायवाची शब्द का मतलब एक दूसरे का पर्याय है, जो एक दूसरे का स्थान पर जो चल सके भाषा में, ठीक, उसको पर्यायवाची। अनेकार्थी शब्द जिसके अनेक अर्थ हों। जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो बड़ा छोटी सी, जब हम लोग छोटे थे तभी से किताबों में पढ़ते आ रहे हैं। एक बिहारी का दोहा भी है, कनक कनकते 100 गुने, मादकता अधिकाय, या पाए बौराए नर, या खाए बौराए, से है दोहा ना कुछ। तो इसमें क्या है कि कनक शब्द आता है। क्या शब्द आता है? कनक। तो उसमें कनक का 2 अर्थ बताया जाता है। एक कनक का मतलब धतूरा और एक कनक का अर्थ सोना। कनक का अर्थ 2 होता है कि नहीं? सोना और धतूरा, ठीक। उसी तरीके से जो है हार है। क्या है? हार। हार के भी कई शब्द हैं, अर्थ हैं। क्यों? जैसे हार का मतलब माला भी हो सकता है, इसका अर्थ पराजय भी हो सकता है ना। तो ये जो इस तरीके के जो शब्द आएंगे, अंक, अंक का मतलब चिन्ह, संख्या, गोद, प्रतीक, ये भी शब्द मतलब इसके कई अर्थ होते हैं। इसलिए क्या है? अनेकार्थी शब्द है। और एकार्थी शब्द का मतलब जिसका केवल एक अर्थ हो। जैसे अगर किसी का नाम है मोहन, तो मोहन का मतलब मोहन, राम तो राम। एक तरह से ही समझिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है वो एक तरह से एकार्थी शब्द होते हैं, ठीक। एकार्थी शब्द, व्यक्तिवाचक संज्ञा के सभी शब्द क्या होते हैं? एकार्थी शब्द भी होते हैं, एक अर्थ देने वाले। वैसे देखिए, कहा राम, सीता, मोहन, किताब, ये एक अर्थ देने वाले हैं, ठीक। अब विपरीतार्थक शब्द का मतलब, विपरीत मतलब उल्टा, जो उल्टा अर्थ दें, ठीक। ठीक, जो शब्द है उसके उल्टा। जैसे अगर हम कहें कि रात, तो रात का उल्टा क्या होगा? दिन। रात का उल्टा दिन। उसी तरीके से कहें बालक, तो बालक का उल्टा क्या होगा? बालिका। उसी तरीके से हम कहें कि देव, उल्टा क्या होगा? दानव, ठीक। सूर्य, तो सूर्य का उल्टा चंद्रमा, धरती, आसमान, ये सब क्या हो जाएंगे? विपरीतार्थक शब्द हो जाएंगे। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। इसमें थोड़ा सा एक और चीज़ हम लोग को जानना है, नोट में समझना है, कि जो हम लोग उत्पत्ति, इतिहास, स्रोत के आधार पर शब्द देख रहे थे, तो वहाँ पे विभिन्न भाषाओं के हम लोग शब्द देखें, विदेशज शब्द के अंतर्गत। तो एक और भी उसका एक और भेद है, जिसको हम मतलब
संकर शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संकर। ये भी उत्पत्ति के ही आधार पे है, उत्पत्ति इतिहास स्रोत के आधार पर, लेकिन मुख्यतः 4 माना गया है। इस 5 किसी किताब में 5 देता है, किसी किताबों में 4 देता है उत्पत्ति और स्रोत के आधार पे। तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज 4, लेकिन कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा? संकर भी एक शब्द मिलेगा। तो संकर दो, देखिए यहाँ पे एक संकर लिखा गया है ऐसे, और एक संकर ऐसे भी लिखा गया है। ठीक, ये तालव्य स वाला है और ये दंती स वाला है। तो ये शंकर जब कहेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? शिव शंकर, यानी शिव जी होंगे। और इस शंकर का जब कहेंगे तो शंकर का मतलब क्या होगा? मिला हुआ। ठीक, वो भी कैसा मिला हुआ? 2 भाषाओं से। यानी शंकर कहने से मतलब, शंकर शब्द कहने से मतलब देखिए समझिए, 2 भाषाओं से मिलकर बने शब्द को क्या कहेंगे? संकर शब्द कहेंगे। 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने शब्द को संकर शब्द। क्या? 2 भाषाओं से मिलकर बने शब्द को क्या कहेंगे? संकर शब्द कहेंगे। संकर शब्द कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि टिकट शब्द जो है किस भाषा का है? अंग्रेजी का। और चार्ज शब्द किस भाषा का है? अंग्रेजी का। लेकिन अगर इसी में हम कह दें टिकट घर, टिकट बाबू, तो ये अंग्रेजी और हिंदी से बन के होगा कि नहीं? टिकट बाबू। उसी तरीके से हम कहें लाठी चार्ज, तो ये लाठी और चार्ज 2 भाषाओं से मिलकर बना कि नहीं? अंग्रेजी और हिंदी से। ठीक, उसी तरीके से देखिए फारसी और हिंदी के, फारसी और अरबी के शब्दों से मिलकर शब्द बने हैं, हिंदी और संस्कृत से शब्द मिलकर के बने हैं। तो इस तरीके के जो शब्द आएंगे, रेलगाड़ी, ये किससे है? रेल गाड़ी, यानी जो हिंदी और अंग्रेजी से बना है। ठीक, जैसे अजायब, घर, अजायब घर कहेंगे एक तरह से, जहाँ पे तो अजायब मतलब जादू भी होता है। ठीक, जहाँ पे जादू दिखाया जाए या म्यूजियम टाइप का जो हो उसको कहेंगे अजायब घर। ठीक, तो देखिए अजायब घर, तो यहाँ अजायब शब्द क्या है? हमारे हिंदी भाषा का नहीं, अरबी फारसी से आया हुआ शब्द है। ठीक, और घर हमारा हिंदी का है, तो ये क्या हो गया? अजायब घर। ये भी क्या कहा जाएगा? संकर शब्द कहा जाएगा। क्लियर? और शब्द पढ़े हम लोग, तो शब्द में जो है, शब्द के साथ साथ शब्द और पद में थोड़ा सा अंतर भी देखें हम लोग। शब्द, शब्द और पद हल्का सा अंतर है, अभी बता भी चुके हैं, एक बार बता चुके हैं, फिर एक बार समझ लीजिए। शब्द क्या है? शब्द जो है अर्थ के स्तर पर भाषा की स्वतंत्र सार्थक इकाई है। ठीक, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं, लड़का, राम, चतुर, ये सब क्या है? शब्द है, ये स्वतंत्र है।
और ये शब्द है। लेकिन जब यही शब्द व्याकरणिक दृष्टिकोण से वाक्य में प्रयोग होंगे तो इन्हें क्या कहेंगे हम? पद कहेंगे। जैसे राम चतुर लड़का है। यहाँ पे राम चतुर लड़का है, यह व्याकरणिक नियमों के आधार पर प्रयोग हुआ है वाक्य में। राम को हम यहाँ नहीं लिख सकते, लड़का चतुर राम है, तो ये गलत हो जाएगा। ये व्याकरण का नियम है कि क्या कर्ता क्रिया कर्म पहले रहेगा कि क्रिया रहेगी कि कर्ता रहेगा, ठीक, विशेषण रहेगा कि क्रिया रहेगी, इसका नियम है। तो राम क्या है? यहाँ राम क्या है? संज्ञा है। चतुर क्या है? विशेषण है। और लड़का क्या है? संज्ञा है। तो अगर इस तरीके से देखें तो ये क्या है? संज्ञा है। चतुर क्या है? विशेषण है। विशेषण है। और ये लड़का क्या है? संज्ञा है। ठीक। तो जब कोई भी पद व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य में प्रयोग करने की क्षमता हासिल कर लेता है, योग्यता हासिल कर लेता है, तो पद बन जाता है। ठीक। अब यहाँ पे और भी एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि भाषा के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बताइए। ध्वनि है। ठीक। अगर ध्वनि के बाद हम चले थोड़ा ध्वनि से थोड़ा बड़ा तो क्या बनेगा? यानी ध्वनियों के मिलने से क्या बनेगा ये बताना है। ध्वनि से क्या बनता है? अक्षर या वर्ण। ध्वनि को ही वर्ण भी कहते हैं। तो ध्वनि से क्या हुआ? वर्ण। और वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द। और जब शब्द जो है व्याकरणिक दृष्टिकोण से वाक्य में प्रयोग होने की क्षमता हासिल करते हैं तो क्या बनते हैं? पद। और पदों के मिलने से क्या बनते हैं? वाक्य। और वाक्यों के मिलने से क्या बनती है? भाषा बनती है। तो ये भी देखिए, इस तरीके से भी एक बात समझ जाइए कि ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, भाषा, इस तरीके से इसका निर्माण होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि भाषा की सबसे छोटी लघुतम इकाई क्या है? ध्वनि है या वर्ण है। ठीक। ध्वनि या वर्ण कहिए, ऐसे कर लीजिए। ध्वनि या वर्ण। भाषा की सबसे छोटी लघुतम इकाई क्या है? ध्वनि या वर्ण। और भाषा की स्वतंत्र सार्थक इकाई क्या है? शब्द है। ठीक। और वाक्य क्या है? वाक्य जो है भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई है। क्या है? वाक्य जो भाषा की पूर्णतः सार्थक इकाई है। ठीक। जो एकदम कंप्लीट अर्थ देता है। जैसे यहाँ पे राम चतुर लड़का है, यहाँ से यहाँ तक एक वाक्य है जो पूरा पूरा अर्थ दे रहा है। या क्या है? भाषा की एक क्या है? पूर्ण सार्थक इकाई कह दिया गया वाक्य को। लेकिन पद जो है पूर्ण सार्थक इकाई नहीं कहा जाएगा। और शब्द जो है स्वतंत्र सार्थक इकाई है। और सबसे छोटी इकाई भाषा की लघुतम इकाई वर्ण या ध्वनि है। ये समझ में आया? चलिए, तो आज के क्लास यहीं तक। अगला चैप्टर फिर हम लोग पढ़ेंगे।